साथियों नमस्कार। आज हम अध्याय 5 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं यानी चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 4 तक के कंप्लीट वीडियोस वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ज्यामिति यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मीट्रिन। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मीट्रिन का अर्थ है मापना। अब इस पॉइंट को समझो। देखो जो हम ज्यामिति पढ़ते हैं है ना, वो पहली बात तो है कि एक यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है जियो, है ना। पहला जो शब्द है वो क्या है? जियो। और जो दूसरा शब्द है वो क्या है? मीट्रिन। अब जियो का क्या अर्थ है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि का टुकड़ा, है ना, पृथ्वी या भूमि का टुकड़ा। और मीट्रिन का अर्थ होता है मापना, यानी कि भूमि मापने से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी किस में आती है? ज्यामिति में आती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ। यानी भूमि मापना में किसी भी चीज में ले लो जिसमें हम भूमि मापने का उपयोग करेंगे तो यहाँ ज्यामिति का उद्गम माना जाएगा। यानी जो ज्यामिति की शुरुआत है वो भूमि मापने की आवश्यकताओं के कारण ही हुई है। ठीक है, ज्यामिति के विकास की आवश्यकता प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं ने व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने के लिए किया, है ना। तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, ठीक है, उन्होंने अपने जो ज्यामिति का विकास है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए। व्यवहारिक समस्याएं जो थी, अब व्यवहारिक समस्याएं कैसे? जैसे सड़कें कैसे होनी चाहिए, मकान कैसे बने हुए होने चाहिए, है ना। जो नदियाँ और नहरें निकलती है तो उनकी क्या व्यवस्थाएं, पानी किस तरफ जाए उसकी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये जितनी भी व्यवहारिक समस्याएं हैं यही कारण बनी किसका? ज्यामिति के विकास का। और इसमें बहुत सारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, है ना, सभ्यताएं थी, उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से ज्यामिति का विकास किया। अब देखो वो सभ्यताएं कौन सी है? तो सबसे पहली जो सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। इसमें देखो क्या लिखा है, मिस्रवासियों द्वारा ज्यामितीय ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने तथा नहरों और पिरामिडों के निर्माण में किया। यानी जो मिस्र के लोग थे उन्होंने ज्यामिति का उपयोग अनेक कार्यों में किया, लेकिन जो मेन उपयोग था वो क्या था? अन्न भंडारों के आयतन निकालने में। यानी जो बड़े बड़े अन्न के भंडार होते थे, ठीक है, तो उसका आयतन निकल, आयतन क्या होता है? किसी चीज को भरना, है ना, किसी चीज को भरना। जैसे मान लो ये एक डब्बा है तो इसमें मैं पानी भरता हूँ, है ना, प्लास्टिक का डब्बा है इसमें मैं पानी भरता हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें आयतन ज्ञात कर रहा हूँ। अब जितना इसमें पानी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो बड़े बड़े अन्न भंडार होते थे तो उनके लिए क्या करते थे मिस्रवासी? उनका आयतन कैसे निकालना है, ठीक है, इस कला में उन ज्यामिति का उपयोग करते थे। नहरों और पिरामिडों के निर्माण में भी उसका उपयोग होता था। अब नहरें क्या होती है आपको पता है, और पिरामिड क्या होते हैं? जब बड़े बड़े राजा महाराजा मर जाते थे तो उनकी समाधि के लिए क्या बनाए जाते थे? पिरामिड बनाए जाते थे। ये आकृतियां वास्तव में बहुत विशेष होती थी। तो इसमें भी ज्यामिति का बहुत अच्छे तरीके से सटीक विश्लेषण हमें देखने को मिलता है। अब देखो अगली सभ्यता जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में यह पता लगा है कि वहाँ की सड़कें परस्पर समांतर होती थी और भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे हुआ करते थे। तो देखो यहाँ पर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है, और इसने जो है ज्यामिति का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया। जब वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो उस समय यह पाया गया कि वहाँ पर जो सड़कें बनी हुई थी वो समानांतर हुआ करती थी। ठीक है, जो सड़कें होती थी वो समानांतर हुआ करती थी, एकदम सीधी सड़कें होती थी, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में। ठीक है, साथ ही वहाँ पर है ना भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। यानी जो नालियाँ बनी हुई थी वो भी भूमि के अंदर बनी हुई थी, है ना।
जो आज हम अमेरिका, जो बड़े बड़े राष्ट्र बने हुए हैं आजकल, तो हमारे देश में भी ये खूब ज़्यादा होने लग गया है कि जो भी नाले और नाले होते हैं वो भूमि के अंदर होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो पहले हो चुकी है। कौन सी सभ्यता में देखने को मिलता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही वहाँ पर जो घर होते थे उसमें विभिन्न प्रकार के कमरों के निर्माण हुआ करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती थी। और ये जितनी भी चीज़ें बनती थी वो किस में बनती थी? ज्यामिति के अंतर्गत बनती थी, है ना। यानी पहले एक अच्छा नक्शा बनाया जाता था और उस नक्शे के साथ ही ये सारे काम किए जाते थे। ठीक है, और जो भूमि को मापने के विषय में बात होती है तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? ज्यामिति का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता रहा है। ठीक है, तो ये ज्यामिति है वो विश्व के अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग होता रहा है। यह ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक या वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों या कुछ अन्य वीडियो द्वारा दिया जाता था, है ना। तो ये जो ज्यामिति का ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को किस किस माध्यम से दिया जाता था? या तो मौखिक रूप से दिया जाता था, या फिर एक जो वृक्ष की बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी उस पर लिखकर, संदेशों को लिखकर उनको व्यवस्थित रखा जाता था और उसके ज्ञान को पढ़कर जो है इसको ज्यामिति का जो है वो उपयोग किया जाता था। या फिर अन्य विधियां भी हो सकती है जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ज्ञान पहुंचा, है ना। अगला पॉइंट है, गणितज्ञ यूक्लिड ने उस समय तक सभी ज्ञान को एकत्रित कर एलिमेंटस नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखो इस अध्याय में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे जो गणितज्ञ हैं उनका उल्लेख किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? यूक्लिड की ज्यामिति परिचय को पढ़ना है, तो यूक्लिड का क्या क्या योगदान रहा, उसने क्या क्या चीज़ें बताई है, हम उसी को पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो गणितज्ञ यूक्लिड है उसने उस समय तक सभी ज्ञान को एकत्रित किया, यानी ज्यामिति के विषय में उसके पास जितना ज्ञान था, जो उसके पूर्वजों ने संयोग कर रखा था, है ना, संजोग कर रखा था, तो उसने वो सारा ज्ञान एकत्रित करके एक ग्रंथ बनाया। उस ग्रंथ का नाम क्या था? एलिमेंटस, है ना। इसकी उसने क्या करी? रचना करी। अब देखो उसने क्या क्या बताया वो हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इस अध्याय में हम ज्यामिति के प्रति यूक्लिड के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे, यानी कि यूक्लिड के हिसाब से ज्यामिति क्या थी, है ना, वो हम पढ़ेंगे। और ज्यामिति के वर्तमान स्वरूप से इसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जो ज्यामिति यूक्लिड ने बनाई, है ना, उसको हमें पढ़ना है, और वर्तमान में हम ज्यामिति को किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने का जो है वो हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो ज्यामिति क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो ज्यामिति है वो गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो ज्यामिति में हम क्या करते हैं? गणित की विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। जैसे वृत्त क्या होता है, आपको पता है, कक्षा 7 में आपने पढ़ा था वृत्त क्या होता है, आयत क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो ये गणित की जितनी भी आकृतियां हैं इन सभी को हम ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं, और इसे हम किस में पढ़ते हैं? ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है यूक्लिड की परिभाषाएं, यानी यूक्लिड ने जो परिभाषाएं बताई वो अभिग्रहित और अभिधारणाएं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, ठोस। अब ठोस क्या होता है, इसकी परिभाषा यूक्लिड ने क्या बताई? देखो, एक ठोस का आकार होता है, माप और स्थिति होती है। यानी एक जो ठोस होता है उसका आकार होता है, माप होता है और स्थिति होती है, तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जैसे घन। तो देखो ठोस क्या होता है, इसका एक आकार होता है। इसको हम देखो, एक अगर हम देखते हैं तो इसका कुछ न कुछ आकार है। इसका माप भी है, देखो अगर मैं इसको मापना चाहूँ तो माप सकता हूँ। इसकी स्थिति भी है, यानी स्थिति का मतलब अभी ये इस समय है ना, इसको उठा के मैं किसी दूसरे स्थान पर भी ले जा सकता हूँ, है ना। कोई भी घन की आकृति है, जैसे चौक का डब्बा है, ठीक है, तो चौक का डब्बा का देखो एक निश्चित आकार बना हुआ है ना। उस आकार को हम क्या कहते हैं कि ये जो चौक का डब्बा है वो घन है ना। उसका क्या है? माप है, यानी मैं उसको माप सकता हूँ, और उस चौक के डब्बे को मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ले जा सकता हूँ। बात समझ में आ गई? तो ठोस क्या होता है? ठोस यूक्लिड के अनुसार ठोस जो है उसका एक आकार होता है, माप होता है और उसकी स्थिति होती है, ठीक है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। दूसरी जो परिभाषा है वो पृष्ठ की। अब देखो ये ठोस से कैसे जुड़ी हुई है। एक ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती है। अब देखो ये जो घन है
ये एक ठोस है। अब इसकी परिसीमाएं क्या क्या है, तो देखो ये 4 पृष्ठों से जुड़ा हुआ है ना, 6 पृष्ठों से जुड़ा हुआ है, सॉरी 6 पृष्ठों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पृष्ठ है ये इसकी परिसीमाएं हैं, है ना, यानी ये जो देखो ये जो आगे वाला भाग है, ठीक है, ये पूरी इसकी क्या है, परिसीमाएं हैं। तो ठोस क्या है, एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है, पृष्ठ कहलाती है। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है और इनकी कोई मोटाई नहीं होती है। यानी ये जो पृष्ठ है, ठीक है, ये इधर वाला भाग हो गया और इसका ये इधर वाला भाग है, यानी ये 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। पृष्ठ जो होता है वो आकाश को 2 भागों में बांट देता है और इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। चलो अगली परिभाषा देखो, परिभाषा है वक्र या सीधी रेखाएं। अब देखो वक्र या सीधी रेखाएं क्या होती है, पृष्ठों की परिसीमाएं, यानी जो हमने पहले तो जो ठोस है उसकी परिसीमाएं ली, तो इसकी 4 परिसीमाएं हैं जिसके कारण ये पृष्ठ बना है। अब इसकी जो परिसीमाएं होगी, देखो ये इसकी परिसीमा होगी और इसकी जो परिसीमा है, यानी ये जो पृष्ठ है इसकी परिसीमा कौन सी, ये वाली है, ठीक है, ये इसकी परिसीमा है। अब ये परिसीमा आपको क्या लग रही है, एक सीधी रेखा लग रही है ना, इसको या तो वक्र कहेंगे या फिर एक सीधी रेखा कहेंगे। यानी जो पृष्ठ की परिसीमाएं होती है वो वक्र या सीधी रेखाएं होती है, या जहां 2 पृष्ठ आकर मिलते हैं वह भाग क्या होता है, वक्र कहलाता है। यहाँ पर देखो ये पृष्ठ एक हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, ये दोनों पृष्ठ कहाँ आकर मिलते हैं, यहाँ आकर मिलते हैं, तो इसको वक्र या फिर सीधी रेखा, सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बिंदु। रेखाओं के सिरे बिंदु कहलाते हैं। अब देखो जो रेखा होती है उसका 2 सिरे होते हैं, एक तो प्रारंभिक सिरा होता है और ये अंतिम सिरा होता है। तो ये जो दोनों सिरे हैं वो क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। और जो ये परिभाषाएं हैं, ये सारी की सारी जो परिभाषाएं है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो यूक्लिड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये परिभाषाएं देखो, मैंने बिंदु की परिभाषाएं यहाँ पर दिखी नहीं होगी आपको। रेखाओं के सिरे क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं। तो देखो परिभाषाओं के बाद आते हैं अभिग्रहित। तो देखो यूक्लिड जो है उसने कुल 7 अभिग्रहित दिए। अब अभिग्रहित होते क्या है, देखो यहाँ लिखा है, अभिग्रहित ऐसे कथन होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात जिन्हें हम अंतर्ज्ञान से समझ सकते हैं। यानी अभिग्रहित जो है वो एक प्रकार के कथन होते हैं। अब कथन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में राहुल सबसे अच्छा लड़का है। अब वो अच्छा है या नहीं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो मेरा एक कथन हो गया, मेरा क्या हो गया, एक कथन हो गया। तो मैंने जो कथन दिया वो अभिग्रहित कब बनेगा, वो अभिग्रहित बनेगा यदि वो स्वयं में सिद्ध हो, यानी वो यूनिवर्सल हो, वो सिद्ध है, पहले से सिद्ध हो, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं हो, है ना। अर्थात जिन्हें हम अंतर्ज्ञान से समझ सकते हैं, यानी अंतर्ज्ञान से समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अभिग्रहित कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला जो अभिग्रहित है वो है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। अब इसको समझो कि मान लो मेरे पास 2 वस्तु है, ये वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है, ठीक है। अब जो ये वस्तुएं हैं वो एक तीसरी वस्तु के क्या है, बराबर है, यानी A जो है वो C के बराबर है और B जो है वो भी C के बराबर है। तो जो ये दोनों वस्तुएं हैं वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ में आई। यानी जो वे वस्तुएं हैं जैसे A C के बराबर है और B भी C के बराबर है, ये दोनों जो वस्तु है वो एक वस्तु के बराबर है, वो कौन है, C। A भी C के बराबर, B भी C के बराबर। तो ये कब होगा, जब A और B दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो बराबर होगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। दूसरा जो अभिग्रहित है वो देखो, दूसरा अभिग्रहित क्या है, यानी ये अपने आप में पहले से सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम अंतर्ज्ञान से समझ सकते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब इसको समझना, जैसे मैंने A को C के बराबर किया, A किसके बराबर है, C के, और B को मैंने किसके बराबर किया, D के बराबर किया। अब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यदि बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए, यानी अब मैं देखो A और B को जोड़ता हूँ, A प्लस B, ठीक है, और यहाँ C में D को जोड़ता हूँ, तो इनका जो योग होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो देखो सीधा दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ तो बराबर ही होगी, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो ये यूक्लिड ने 7 अभिग्रहित दिए हैं तो उनको हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार देखो अगला जो अभिग्रहित है वो क्या है, अगला अभिग्रहित है
यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अब जोड़ने की जगह हमें क्या करना है, घटाना है। इसको भी समझ लो। देखो यहाँ पर ए और सी आपस में क्या है, बराबर। बी और डी आपस में क्या है, बराबर। तो अब की जोड़ने की जगह इसको क्या करना है, घटाना है। ए में से बी को घटाया और सी में से डी को घटाया, तो ये जो घटाव है, दोनों का घटाव, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये भी अभिग्रहित जो है हमें याद रखना है। चौथा अभिग्रहित जो है वो है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो। अब संपाती का मतलब जैसे देखो ये मेरा हाथ है ना, ये इसके ऊपर पूरा ढक गया है ना, ये जो दूसरा हाथ है वो पूरा क्या हो गया, ढक गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। अब इसको समझना, जैसे मैंने एक रेखा ली, जैसे मान लो, पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। ठीक है, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरी इसके ऊपर आ जाएगी और ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको पूरा क्या कर रही है, ढक रही है ना। जैसे एक रेखा मैंने ली ए बी, ठीक है, और दूसरी मैंने रेखा ली सी डी। जब ये रेखा मैं इसके ऊपर रखूंगा, सी डी को ए बी के ऊपर रखूंगा, तो ये इसको पूरा छुपा लेगी, यानी इसमें ए बी भी है और सी डी भी है। तो इसे हम कहते हैं संपाती। एक रेखा के ऊपर ठीक दूसरी उतनी ही मात्रा में रेखा, उसको हम क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। तो ये आपका कौन सा अभिग्रहित हो गया, चौथा अभिग्रहित हो गया। ठीक है, अब देखो पांचवा अभिग्रहित क्या है। पांचवा अभिग्रहित है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये भी हम जानते हैं, जो पूर्ण होता है, जैसे देखो ये एक गोला जो है वो एक पूर्ण भाग है। अब इसका आधा भाग क्या होगा, इसका आधा भाग एक तो ये होगा और दूसरा आधा भाग ये होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा एक पूरा गोला बन जाएगा। तो ये जो पूर्ण है वो इन आधे भागों से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। और ये तो हम जानते हैं, अंतर्ज्ञान से इसको समझ सकते हैं ना। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जो अपने भाग है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। अगला देखो, अगला अभिग्रहित है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो वस्तु है, एक x वस्तु है और दूसरी y वस्तु है। जब मैं इसको दुगना करूंगा, देखो दोनों वस्तु आपस में बराबर है, जब मैं इसका दुगना करूंगा तो भी इनका दुगना भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर लास्ट जो अभिग्रहित है वो क्या है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब जैसे एक ही वस्तु, जैसे ये वाली वस्तु ली थी, इसका मैंने आधा किया, बराबर दो हिस्से किए है ना, तो ये जो आधे भाग है दोनों, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो ये कुल मिला के 7 अभिग्रहित है, वो हमें याद रखने हैं। और ये सारे अभिग्रहित किसके हैं, यूक्लिड के हैं। ठीक है, तो देखो परिभाषा और अभिग्रहित के बाद में आती है अभिधारणाएं। तो यूक्लिड ने जो है कुल 5 अभिधारणाएं दी। ठीक है, तो इसमें पहले हम ये समझते हैं कि अभिधारणाएं होती क्या है। तो देखो अभिधारणाएं क्या होती है, अभिधारणाएं ऐसे कथन होते हैं जो प्रकृति में देखे गए हमारे अनुभवों के अनुसार सत्य मान लिए जाते हैं। जैसे मैंने एक कथन दिया, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो मैंने प्रकृति में ये देखा, ये अनुभव किया कि राहुल जो है मेरे साथ बार बार अच्छा व्यवहार कर रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको क्या मान लिया, अच्छा लड़का मान लिया। बात समझ में आई। तो ये जो कथन होंगे वो क्या होंगे, अभिधारणाएं होगी, है ना। और अभिधारणाएं जो है ये गारंटी नहीं है कि ये सत्य हो, ये असत्य भी हो सकती है। अब मेरी नज़रों में राहुल अच्छा लड़का है, लेकिन किसी और की नज़र में राहुल अच्छा है या नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके अनुभव के आधार पर। बात समझ में आई। तो अभिधारणाएं क्या होती है, अभिधारणाएं ऐसे कथन होते हैं जो प्रकृति में देखे गए हमारे अनुभवों के अनुसार सत्य मान लिए जाते हैं। और जो अभिधारणाएं हैं वो सत्य और असत्य हो सकती है। ठीक है, अब देखो अभिधारणा 1 क्या है। तो यूक्लिड ने जो अभिधारणा 1 बताई वो क्या है, ऐसे एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब इसको समझो, जैसे मान लो मेरे पास एक बिंदु है, ये बिंदु है मेरे पास ए, और अन्य बहुत सारे बिंदु है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है बहुत सारे बिंदु है। तो जब एक बिंदु हमें दिया हुआ है और अन्य बिंदु मेरे पास उपस्थित है, तो इससे मैं एक सीधी सरल रेखा खींच सकता हूँ, है ना। यहाँ पर ए है, एक अन्य बिंदु है, तो इधर से मैं एक सीधी सरल रेखा खींच सकता हूँ, इधर भी एक मैं सरल रेखा खींच सकता हूँ, इधर भी एक सरल रेखा खींच सकता हूँ। तो एक बिंदु से अगर मेरे पास कोई दूसरा अन्य बिंदु है तो उसको मिलाकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक सरल रेखा खींच सकता हूँ। तो ये हो गई हमारी अभिधारणा 1। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी समझो। इसका अर्थ है कि कोई भी दो बिंदु सदैव एक ही सरल रेखा में होते हैं। देखो यहाँ पर वापस
कोई भी दो बिंदु ले लो, जैसे ये हो गया बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो देखो ए और बी ये एक रेखा पर दो बिंदु है, ए और डी तो ये एक रेखा पर कितने बिंदु है, दो बिंदु है। ए और ई एक रेखा पर कितने बिंदु है, दो बिंदु है, ठीक है। तो एक रेखा पर जो है दो बिंदु सरल रेखा में होते हैं। फिर अब देखो जो अभिधारणा 1 हमने पढ़ी है उसी पर आधारित एक अभिग्रहित 5.1 बनाया गया है। और अभिग्रहित 5.1 ये कहता है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब इसको समझना, ये जो अभिग्रहित 5.1 है वो ये कहता है कि दिए गए दो भिन्न बिंदुओं से, अब मेरे पास मान लो दो बिंदु है ए और बी, ठीक है। तो इससे केवल और केवल एक, अब यहाँ लिखा जो है ना अद्वितीय रेखा, अद्वितीय रेखा का मतलब है केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, जो इन दोनों बिंदुओं पर मिलती है ना। अब इसके अलावा अगर मैं ए से इस प्रकार की कोई रेखा गुजारता हूँ तो वो बी से नहीं गुजरेगी, और बी से अगर कोई रेखा गुजारता हूँ तो वो ए से नहीं गुजरेगी, है ना। इसी प्रकार आप कितनी भी रेखाएं खींच लो, कितनी भी रेखाएं खींच लो, अगर दो बिंदु मेरे पास दो भिन्न बिंदु दिए हुए हैं तो उससे केवल और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है ना। तो ये अभिग्रहित 5.1 ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है अभिग्रहित, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब है अभिधारणा 2। अभिधारणा 2 क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब इसको भी समझो। तो ये अभिधारणा 2 कह रही है कि मान लो मेरे पास एक सरल रेखा है, एक शांत रेखा है, ठीक हो। तो इस शांत रेखा को हम इधर की तरफ अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं और इधर की तरफ अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी अभिधारणा 2। अब देखो अभिधारणा 3 क्या है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब मान लो मैंने एक बिंदु है ए, ठीक है, इसको मैं केंद्र मानकर एक त्रिज्या बना रहा हूँ, यानी एक रेखाखंड बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसका केंद्र कौन सा है, इसका केंद्र ये है ना। इसको मैंने केंद्र माना है और ये मेरा क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, त्रिज्या मान लिया। तो अब इस त्रिज्या से मैं क्या बना सकता हूँ, एक वृत्त का निर्माण कर सकता हूँ। तो इस त्रिज्या से मैं क्या कर सकता हूँ, एक वृत्त का निर्माण कर सकता हूँ। ये हो जाएगी हमारी अभिधारणा नंबर 3, ठीक है। फिर अगली अभिधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चाहे आप 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाओ, चाहे 90 डिग्री का कोण नीचे की ओर बनाओ, या फिर 90 डिग्री का कोण ऐसे तिरछा बनाओ, ठीक है। तो ये जो समकोण होंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो जाएगी आपके अभिधारणा नंबर 4। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभिधारणा 4 क्या है, लिखिए, है ना। तो ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी। अभिधारणा 5 इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ठीक से समझना। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो अब देखो इसको समझो। कथन कह रहा है कि हमारे पास एक सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा जो है दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है। ये मेरे पास होगी दो सीधी रेखाएं, इन दो सीधी रेखाओं पर ये जो सीधी रेखा है वो क्या कर रही है, गिर रही है। अब यहाँ पर अंतःकोण बन रहे हैं, अंदर के कोण। अंदर के कोण कौन से है, एक तो ये दोनों हो गए, दूसरे ये दोनों हो गए। ये कोण 1 और 2 हो गया और ये कोण 3 और 4 हो गया। तो ये जो अंदर के अंतःकोण हैं उसके एक तरफ के मतलब ये 1 और 2 ये एक तरफ हो गया और 3 और कोण 4 एक तरफ हो गया। तो ये जो एक तरफ के कोण हैं, कोण 1 और कोण 2, अगर इन दोनों कोणों को मैं जोड़ूं, इनका योग दो समकोण से कम हो, यानी कि दो समकोण मतलब 180 डिग्री, 90 + 90 है ना, 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अगर कोण 1 और कोण 2 का योग जो है वो 180 डिग्री से कम होता है, तो अब क्या होगा देखो, तो ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अब अगर मैं इधर इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाता हूँ और इधर भी इन दोनों को रेखाओं को आगे बढ़ाता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये रेखाएं जो है इस तरफ जो है आपस में एक बिंदु पर मिलेगी आके,
है ना, अनिश्चित रूप से इन दोनों को आगे बढ़ाने पर क्या करेगी, एक बिंदु पर मिलेगी। अब ये क्यों मिल रही है, क्योंकि इनके जो एक तरफ के अंतः कोण हैं इसकी जोड़ 180 डिग्री से कम आ रही है, इसलिए इधर अपन अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर ये कहीं न कहीं मिलेगी। और कोण 3 और कोण 4 का योग जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इन दोनों रेखाओं को जब अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि मान लो अब इस तरफ से यूँ दो रेखाएं होती है ना, और इस पर एक सीधी रेखा गिरती, तो ये जो दोनों कोण होते 3 और 4, इस केस में ये अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर ये मिलते। क्यों मिलते, क्योंकि इस केस में कोण 3 और कोण 4 का जो मान है वो 180 डिग्री से कम आता। बात समझ में आ गई। तो एक बार कथन में वापस पढ़ रहा हूँ, ठीक से समझना। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि, ये रहे हमारे अंतः कोण है ना, एक ही तरफ के अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर इसी तरफ मिलेगी। इसी तरफ क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ कोण 1 और कोण 2 को जब हमने माप कर जोड़ा तो इसकी जो जोड़ है वो 180 डिग्री से क्या आई, कम आई, इसलिए ये दोनों इधर ही मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो ये आपके अभिधारणा 5 है। तो देखो, अभिधारणा 5 के बाद में एक प्रमेय आती है 5.1, है ना। अब ये प्रमेय क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं कि प्रमेय क्या चीज़ होती है। प्रमेय ऐसे कथन होते हैं, यानी ये भी एक प्रकार के कथन होते हैं, लेकिन इसकी क्या विशेषता होती है, जिनकी सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है। यानी ये इस प्रकार के कथन हैं जिनकी सत्यता को हम सिद्ध कर सकते हैं कि गारंटी ये सत्य ही है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। और इसमें हमें प्रमेय 5.1 लेनी है। जो हमने अभिधारणा 5 पढ़ी है उसी पर आधारित एक प्रमेय हमें पढ़नी है 5.1। अब ये प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कह रही है दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं दो भिन्न रेखाएं लेता हूँ, एक रेखा मैंने ली L, ये हमारी रेखा L हो गई, और दूसरी रेखा हमारी हो गई M, ये रेखा हमारी क्या हो गई, M। अब हम जानते हैं कि एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं ना। यहाँ पर इस रेखा पर जो है वो अनेक बिंदु हमें मिलेंगे। M रेखा पर भी अनेक बिंदु होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों रेखाओं में एक ऐसा बिंदु है जो दोनों पर है? तो देखो, ये जो बीच का बिंदु है वो रेखा M पर भी है और रेखा L पर भी है ना। तो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। L का भी यही बिंदु आएगा और M का भी यही बिंदु आएगा। कहने का मतलब रेखा L और रेखा M जो है वो इस बिंदु P पर जो है आकर मिल रही है। समझ में आया? ठीक है। और हमारी प्रमेय क्या कह रही है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो, केवल P ही एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें क्योंकि इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रमेय जो होती है उसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा, है ना, तभी तो इसकी सत्यता की जांच होगी। तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ चरण है। सबसे पहले देखो, इस प्रमेय में हमको क्या दिया है, इस प्रमेय में हमें दो रेखाएं दी है, एक रेखा L तथा M, दो रेखाएं हमें क्या है, दी है। तो ये हमारा दिया हुआ हो गया कि इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ L तथा M दो रेखाएं हैं, ये हमें लिखना है। फिर अगला पॉइंट है सिद्ध करना है। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि रेखाओं L तथा M में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या लिखनी पड़ेगी, उपपत्ति, है ना। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ चरण होते हैं, वो हमें लिखने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला चरण हमें क्या लिखना है, दिया हुआ क्या है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी, उपपत्ति करनी पड़ेगी। अब उपपत्ति कैसे लिखनी है इसको समझो आप। तो देखो, इस प्रमेय की उपपत्ति में सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि रेखाएं L तथा M में दो बिंदु P तथा Q उभयनिष्ठ है। अब हमें ये तो पता है कि केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है, लेकिन हम मानेंगे कि इसमें जो है दो बिंदु P और Q दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ है।
क्योंकि हमें इसको अगर गलत साबित करना है तभी तो हमारी प्रमेय सिद्ध होगी। तो इसको क्या हमें पहले गलत चीज़ माननी है। गलत चीज़ क्या होगी कि माना कि दो बिंदु P और Q दोनों रेखाओं के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। अब जो ये दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्योंकि का निशान है। किसका निशान है, क्योंकि का। तो क्योंकि PQ रेखा L पर स्थित है, हमने माना कि दो बिंदु उभयनिष्ठ है, तो हम कहेंगे क्योंकि बिंदु P और Q जो है रेखा L पर स्थित है, इसलिए रेखा L बिंदु P तथा Q से गुजरती है। इसलिए जो ये रेखा L है वो P और Q दो बिंदुओं से गुजरती है ना। क्योंकि P और Q जो है वो L पर स्थित है, तो ये जो L है वो PQ से गुजरती है। इसी प्रकार मैं क्या कह सकता हूँ, इसी प्रकार रेखा M बिंदुओं P तथा Q से गुजरती है। क्योंकि अब दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रेखा M है वो P से भी गुजरेगी और Q से भी गुजरेगी। हालांकि यहाँ से गुजर नहीं रही है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको उभयनिष्ठ मान लिया तो मैं अब ये तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि जो ये दोनों बिंदु है वो रेखा M से भी गुजरेंगे, है ना। अब होगा क्या, अब देखो होगा ये कि हमने एक अभिग्रहित पढ़ा था। क्या अभिग्रहित पढ़ा था, समझो। रेखाएं L तथा M दो बिंदुओं P तथा Q से गुजरती है, जो कि अभिग्रहित 5.1 का विरोधाभास है। अब 5.1 क्या कहता है, 5.1 कहता है कि अगर मेरे पास दो बिंदु है तो उससे केवल और केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इससे मैं दूसरी अद्वितीय रेखा नहीं, इससे मैं दो बिंदुओं से दूसरी रेखा नहीं खींच सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई एक रेखा खींचूंगा तो वो P पर तो काटेगी, लेकिन Q बिंदु मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। ये हमारा अभिग्रहित 5.1 था, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अब विरोधाभास हो गया, इसका मतलब ये जो चीज़ मैंने मानी है वो गलत मानी है ना, मैंने गलत चीज़ मानी है। स्पष्ट है हमारी परिकल्पना गलत है, अतः दो रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रमेय सिद्ध करनी आनी चाहिए। तो प्रमेय में हमें कैसे सिद्ध करना है, प्रमेय के लिए सबसे पहले हमें प्रमेय लिखनी है, ठीक है। फिर उस प्रमेय में हमें दिया हुआ क्या है वो लिखना है, ठीक है। फिर दिया होने के बाद में हमें सिद्ध क्या करना है उसके अंदर वो लिखना पड़ेगा। फिर जब सिद्ध करना लिखेंगे तो अगर उसमें कोई रचना आ रही है तो रचना करेंगे, और रचना नहीं है तो फिर हम उसकी क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, यानी उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये प्रमेय करने का एक तरीका होता है जो हमें आगे जो जितनी भी प्रमेय आएगी उन सब में ये तरीका हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर का जो अंतिम पॉइंट है वो है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। अब देखो पांचवी अभिधारणा हमने क्या पढ़ी थी कि जब एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है तो इसके तो एक तरफ के अंतः कोण होते हैं, इनका योग अगर दो समकोण से कम होता है तो इन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं न कहीं एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसकी हमने प्रमेय भी सिद्ध करी कि ये जो दो भिन्न रेखाएं हैं वो केवल और केवल एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है ना। ये हमने इसकी प्रमेय भी पढ़ी थी। अब ये जो हमने अभिधारणा ली है इसके समतुल्य रूपांतरण क्या क्या हो सकते हैं वो हमें पढ़ना है। तो इसके समतुल्य और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो है निकल के आती है, तो यहाँ पर देखो जॉन प्लेटफेयर, यानी ये जो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ कौन, जॉन प्लेटफेयर, उनके अनुसार अभिधारणा जो 5 है उसके समतुल्य रूपांतरण क्या हो सकता है। तो उनके अनुसार प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समानांतर है। अब पहले इस पॉइंट को समझो। देखो यहाँ पर थोड़ी भाषा जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको मैं पूरा समझा दूंगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो प्लेटफेयर ने ये कहा कि प्रत्येक रेखा L, यानी अगर मैं एक रेखा L लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी रेखा L होगी, प्रत्येक रेखा L, कोई भी एक रेखा L है, ठीक है, उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए, अब यहाँ पर कोई बिंदु P है जो इस पर स्थित नहीं है, ठीक है, एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है, यानी इसमें एक अद्वितीय रेखा M इस प्रकार से होती है, ठीक है, कि जो P से होकर जाती है और L के समानांतर होती है। अब P से, इस बिंदु P से अनेक रेखाएं गुजरती है, लेकिन एक रेखा ऐसी होती है जो इस L के क्या होती है, ठीक समानांतर होती है। अब देखो P से अनेक रेखाएं कैसे गुजरती है, इस प्रकार से गुजर सकती है ना, इस प्रकार से गुजर सकती है, फिर और इस प्रकार से गुजर सकती है, और
फिर इस प्रकार से भी गुजर सकती है। तो बहुत सारी रेखाएं जो है इसमें से होकर क्या करती है, गुजर सकती है। लेकिन एक रेखा इसमें ऐसी होगी, इस P बिंदु से एक रेखा ऐसी गुजरेगी जो इस रेखा L के क्या होगी, समानांतर होगी। ठीक है, यही जो अभिधारणा का समतुल्य रूपांतरण है वो किसने दिया, जॉन प्लेटफेयर ने दिया। ठीक है, क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई रेखा L है तो एक अन्य बिंदु P से अनेक रेखाएं गुजरेगी, जिसमें से एक रेखा M ऐसी होगी जो L के समानांतर होगी। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, उपर्युक्त आकृति में आप देख सकते हैं कि बिंदु P से होकर जाने वाली सभी रेखाओं में से केवल एक रेखा M ही रेखा L के समानांतर है। अथवा को भी समझते हैं। देखो, दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा के एक ही और के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो देखो, अभिधारणा 5 में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो रेखाओं पर एक सीधी रेखा इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है, तो एक तरफ के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग अगर 180 डिग्री से कम होता है तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं आकर मिलती है। लेकिन अगर रेखाएं इस प्रकार से है, ठीक है, रेखाएं इस प्रकार से है कि एक तरफ के जो अंतःकोण है इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आ जाए, है ना कम हो ना ज़्यादा हो, एकदम बराबर आ जाए। जब कोण 1 और कोण 2 की जोड़ 180 डिग्री के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, रेखा L और रेखा M, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यानी रेखा L M के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभिधारणा 5 के कुछ समतुल्य रूप है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और अथवा में एक परिभाषा और लिखी हुई है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी अगर मैं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं लेता हूं, जैसे एक रेखा मैंने इस प्रकार से ली और दूसरी रेखा मैंने इस प्रकार से ली, तो दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब अगर मान लो इसके समानांतर में एक रेखा इस प्रकार से बनाता हूँ और इस रेखा के समानांतर एक रेखा इस प्रकार से बनाता हूँ। ठीक है, तो अब ये परिभाषा क्या कह रही है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर नहीं हो सकती, है ना। तो देखो, ये जो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये जो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो एक ही रेखा के समानांतर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी है वो इस चैप्टर में जो है इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको यूक्लिड के जो सारे परिभाषाएं हैं, अभिग्रहित है, अभिधारणाएं हैं, प्रमेय हैं, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।